स्टेट का कोई सवाल, तीन सबरवाल। Your search ends here. आप सुने रेडियो वाइज ऑडिशन पोल्स ड्राइव टाइम चल रहा है ब्रॉट टू यू बाय वाई मीडिया। स्टूडियो नंबर नोट करें 9052269109 905-226-9109 इज द स्टूडियो नंबर टू कॉल। वाई मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर एडवर्टाइज करना है 416 475 5000 416 475 5000। वेल आई एम प्रीटी श्योर हमारे लिसनर्स बहुत टाइम से वेट कर रहे थे एंड वेटिंग पीरियड जो है चलो फाइनली खत्म हो चुकी है, क्योंकि रियल एस्टेट का कोई सवाल पीके सब्रवाल जी भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। मेन स्पॉन्सर भी है वाई मीडिया बिग शॉट पैरा ओलंपिक्स की सारे लेटेस्ट कवरेज जो है जो कि होने वाली है, एक्सटेंसिव कवरेज जो होने वाली है, मेन स्पॉन्सर है हमारे। सो हमारे साथ जो है जुड़ चुके हैं रियल एस्टेट के ढेर सारे सवाल जवाब लेके। अगर आपको कोई भी सवाल पूछना है, कोई भी डिस्कशन में पार्ट लेनी है, एनीथिंग एट ऑल, लाइव कॉल कर सकते हैं स्टूडियो पे। नंबर नोट करें 9052269109 905-226-9109 9052269109 इज द स्टूडियो नंबर टू कॉल। पीके जी, वेरी वार्म वेलकम टू वाई मीडिया। कैसे हैं आप? हाउ आर यू? Thank you very much, Sarah. Thank you very much and very good afternoon to all our listeners. जी वेरी गुड आफ्टरनून टू यू टू सर। एंड काफी इंटरेस्टिंग से अगर आप बाहर देखेंगे तो वेदर लग रहा है ना, काफी आप वेदर को जरूर बोल के छेड़ती हैं। हाँ जी, वेदर बड़ा अच्छा लग रहा है, ठीक है ना। हाँ देखो बताऊं तुम्हें बात मेरी जी मैं तो अभी एक रूम में बैठा हूँ, बहुत बड़ा सा शीशा और बाहर देख रहा हूँ, जी तो इसलिए वेदर तो अंदर तो 72 डिग्री सेंटीग्रेड फिक्स हुआ पड़ा है जी सर। फ़ारेनहाइट। तो अपना बैठे हैं, मौज कर रहे हैं, बाहर जैसा मर्जी मौसम, मुझे तो अच्छा ही लग रहा है। ये सही था, है ना, मुझे तो अच्छा ही लग रहा है। चार तरफ शीशे हैं, हवा तो आ नहीं रही। अगर बाहर कोई कहता आंधी चल रही है तो तेरे लिए चल रही होगी, मेरे लिए तो चल नहीं रही। हाँ धूप तो नजर आ रही है पर ठंड बहुत है। कहाँ है? बाहर है। बाहर है ना, मैं तो अंदर हूँ, मुझे तो अंदर से धूप नजर आ रही है। जब मेरे को नजर आ रही है आई एम फीलिंग दैट। बस बात खत्म हो गई, है ना। तो मुझे वो कहते हैं ना, आप मरे जग परलो है, तो मतलब समझ गए जी। जरा परलोक कहता, परलोक तो जब मैं मरूंगा तब जाऊंगा ना, अब तो तू जा, ठीक है ना। आप मरे जग परलो, जब तक मैं नहीं मरूंगा परलोक कैसे पता चलेगा? वही बात है ना, वन ऑफ द मेजर रीजंस पीके जी में ये बात चिढ़ती हूँ क्योंकि जो आपका जवाब आता है ना बड़ा मजा आता है सुनने में। हाँ मतलब कि वो ये वो फलाना ढिकना, वो देखो ना वो परलोक परलोक परलोक, अरे यार इसको तो सुधार लो पहले, परलोक को आगे जाके देखा जाएगा। वो है ना, ये पता चले वहां जाके जब परलोक गए तो वहां पर भी जाके मार पड़नी शुरू हो गई। रॉन्ग मीडिया था, मीडिया रॉन्ग एडवर्टाइजमेंट कर रहा था उसकी। गलत ऐड हो गया। गलत ऐड चल रही थी, ऐड नरक की थी, वो दे रहा था परलोक के अंदर, वो स्वर्ग के अंदर। तो आदमी पिट गया, कहता यार वो देख के तो ना कुछ हो रहा था नीचे से। कहता वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट था। वो हमारा मार्केटिंग डिपार्टमेंट था, इसलिए मर गए। वो गए तो नरक में गया तो उसको फिर वो नेचुरली उसको वहां से फिर नरक में ही जाना था जी। तो फिर वो गया तो वहां पर उसको पंडित जी मिल गए। कहता है पंडित जी आप जी, ये तो मैं बड़ा हैरान हुआ पंडित जी, आप तो जिंदगी भर पूजा पाठ ये वो, और आप नरक में मिल गए। यार मुझे तो अपने नरक आने का इतना दुख नहीं हुआ जितना आपको देख के दुख हुआ जी। तो पंडित जी कहते हैं यार मैं जिंदगी भर बहुत अच्छी जिंदगी जिया, बहुत ईमानदारी से जिया, पर एक झूठ जिंदगी भर में बोलता रहा, उसकी वजह से नरक आ गया। अच्छा तो क्या? कहता जिंदगी भर में अपनी औरत को खूबसूरत खूबसूरत करता रहा। घर के झगड़े उसने खत्म करने थे तो उस बुराइयां करता रहता होगा बेचारा जिंदगी में, झूठ सच। तो उस चक्कर में बेचारा नरक में आ गया। अरे अरे क्या ही रिजवान से लड़ाई होगी, खुल्द में घर ये घर याद आया। इसका मतलब समझ आया कि बताऊं? बताइए सर प्लीज। क्या ही रिजवान से लड़ाई होगी। देखो यहाँ पर मुस्लिम नेम भी बड़े अच्छे हैं, मेरा भी एक क्लाइंट है रिजवान नाम उसका। रिजवान का मतलब होता है स्वर्ग का चलाने वाला, स्वर्ग का ठेकेदार, स्वर्ग का इंचार्ज। क्या ही रिजवान से लड़ाई होगी, मरने के बाद स्वर्ग में स्वर्ग के ठेकेदार से मेरी लड़ाई हो जाएगी। खुद में घर ये घर याद आया, अगर स्वर्ग में जाके मेरे को अपना घर याद आ गया तो मेरी लड़ाई हो जाएगी कि स्वर्ग तो वो था जो मैं पीछे छोड़कर आ गया, ये कोई स्वर्ग नहीं है। अच्छी जिंदगी, अच्छा परिवार, अच्छे दोस्त, अच्छे फ्रेंड, यही स्वर्ग है।
क्या बात है ये, लेकिन आपने करेक्ट बात कही है सीरियसली, यू नो, जब हम जो लाइफ भी लीड करें ना, द गुड मोमेंट्स इन अ लाइफ, द ब्यूटीफुल मोमेंट्स ऑफ अ लाइफ, दैट इज हेवन। क्या बात। हम अगले स्वर्ग को पाने के चक्कर में इस स्वर्ग को नरक बना लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, एकदम करेक्ट कहा है आपने। जी जी। एंड वैसे पीके जी, ये जो स्वर्ग नरक की हम बात कर रहे हैं, इसका थोड़ा सा यू नो जो रुख है ना, हम लोग हाउसिंग की तरफ भी करते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम हमने हाउसिंग स्टार्ट के बारे में बात करी थी। एक सवाल भी आया था हमारे एक लिसनर का मैसेज के थ्रू, तो लेटेस्ट रिपोर्ट तो ये कह रही है कि हाउसिंग क्राइसिस वो तो यू नो इट इज गेटिंग इवन बैड इंस्टेड ऑफ गेटिंग बेटर। सो इसका रीजन क्या है, क्या कहेंगे? देखो, CHBA कैनेडियन हाउसिंग एंड बिल्डिंग एसोसिएशन, कैनेडियन हाउसिंग एंड बिल्डर एसोसिएशन, केमी ली, उनकी रिपोर्ट अभी आई और उन्होंने कहा कि इतना बड़ा सेंटीमेंट डाउन है बिल्डर्स का कि जो हमारा जो बिल्डर कॉन्फिडेंस है वो इट इज कंटिन्यू टू प्लंज। वो बता रहे हैं, बता रहे हैं इस बात को, और वो कह रहे हैं कि वो इतना बुरा हाल है कि मकान बनाने की, घर बनाने की तरफ सोचना इन्होंने कम कर दिया है, और उसका बहुत बड़ा वो कारण दे रहे हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई हेल्प नहीं है, इंटरेस्ट रेट बहुत जबरदस्त ज्यादा है, लेबर कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट, बहुत कुछ वो बता रहे हैं। जब उनसे पूछा गया कि आपको क्या मतलब आप क्या चाहते हैं कि इसको कैसे ठीक किया जाए, तो उन्होंने कुछ पॉइंट्स बताए कि इसको इस तरीके से, बाद में गवर्नमेंट क्या कर रही है क्या कर नहीं रही वो बाद में बात कर लेंगे, पर उन्होंने बताया क्योंकि देखो 72 प्रोजेक्ट्स होल्ड में चले गए, आपने सुना ही होगा 3-4 हफ्ते या महीना पहले मैंने बताया था, ठीक है, 24,000 यूनिट होल्ड में चली गई। इसका मतलब ये हुआ कि बिल्डर भी बड़ी भारी परेशानी में है। अब जब हमारे यहाँ पर जब क्लोजिंग्स होती है या ऑक्यूपेंसी आती है तो कॉन्डो फीस जलती है, तो हमें आगे शिकायत की जाती है कि बिल्डर ने हमारे से 7.4% इंटरेस्ट ले लिया, बिल्डर ने हमारे से 7.6% इंटरेस्ट ले लिया। अरे भाई, बिल्डर ने नहीं लिया, एज पर कॉन्डोमिनियम एक्ट आप पढ़िए, उसमें लिखा हुआ कि बिल्डर प्राइम के हिसाब से कितना ले सकता है आपसे, क्योंकि आप अगर महंगा इंटरेस्ट में पैसा ले रहे हो तो बिल्डर ने भी तो लिया हुआ है। आपको बिना मॉर्गेज के अगर बिल्डर ने चाबी पकड़ा दी है तो वो पैसा बिल्डर को जो नहीं मिल रहा उसका ब्याज तो लेगा। अब नहीं, जब हमने लिया था तब हमें कहा गया था कि 3%, बिल्कुल ठीक कहा था 3%, तब इंटरेस्ट रेट ही आपका 1.25% था, आज आपका प्राइम बढ़ के 6.7 हो गया है। तो ये भी तो देखिए, अगर मार्केट में प्रॉब्लम आई है तो आप ही को नहीं आई, बिल्डरों को भी आई है। तो ये आपने ठीक कहा, गेटिंग वर्स, और उसके लिए वो कह रहे हैं कि पॉलिसी के अंदर बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट करनी पड़ेगी, और देयर इज लॉट दैट कैन बी डन ऑन द मॉर्गेज रूल। वो बता रहे हैं कि मॉर्गेज रूल को थोड़ा सा इजी, जो कि हम भी कहते हैं, आम पब्लिक भी कह रही है, मॉर्गेज रूल जैसे स्ट्रेस फैक्टर है, जितने में मिल रहा है आपको उसका +2% कर दीजिए। अरे यार, वो 2% प्लस तब था जब इंटरेस्ट रेट 1% था, तो हम कहते थे कल को बुरा हाल हो जाएगा तो क्या होगा, तो हमने 2% ऐड कर दिया था स्ट्रेस टेस्ट, पास किया जाएगा 3% के हिसाब से। सारा जी जी, हाँ, पास किया जाएगा 3% के हिसाब से। लेकिन जब हो ही गया है आज 6.7, तो आज इसके ऊपर 2% और क्यों जोड़ रहे हो आप? या आपको अगर आज 5 में मिल रहा है तो आपको टेस्ट में 7% क्यों लेके आ रहे हो? ये तो कम होना है। तो यही अभी प्रोटेस्ट किया जा रहा है, इसी टेस्ट के ऊपर बात की जा रही है। बिल्डर भी यही बात कर रहे हैं, डेवलपर भी यही बात कर रहे हैं, बिल्डिंग एसोसिएशन, बिल्डर्स एसोसिएशन यही बात कर रही है कि ये जो स्लगिश पेस ऑफ हाउसिंग है, पेस ऑफ हाउसिंग स्टार्ट्स, पॉलिसी को चेंज करना पड़ेगा। वो कह रहे हैं कि इसका पॉलिसी चेंज के अंदर सबसे है जोनिंग और म्यूनिसिपल लेवल के ऊपर परमिट, इसको फास्ट किया जाए, जोनिंग को थोड़ा चेंज किया जाए, 1 विंडो सर्विस की जाए। पता चलता है बिल्डिंग डिपार्टमेंट कुछ कह रहा है, एनवायरमेंट डिपार्टमेंट कुछ कह रहा है, जो से कहते हैं स्टॉर्म वाटर मैनेजमेंट वाले कुछ और कहते जा रहे हैं, तो कुछ हो ही नहीं रहा है, परेशान है। 1.5 साल लग जाता है परमिट के अंदर। और कह रहे हैं, दूसरी बात उन्होंने बताया कि डेवलपमेंट चार्जेस, टैक्स, डेवलपमेंट टैक्स जी पिछले 25 सालों में लगातार बढ़ता जा रहा है। वो कहाँ जा रहा है ये नहीं समझ आ रही। ये एक ही तरीका नहीं रह गया सरकार का कि भाई यहीं से पैसे इकट्ठे करो, और भी बड़े रास्ते हो सकते हैं सरकार के पास जी। वो कह रहे हैं नॉट ओनली इसको फ्रोज,
इसको बल्कि कम करना चाहिए ड्रामेटिकली। ये जो डेवलपमेंट चार्जेस इतने ज्यादा बढ़ गए हैं, टैक्स, जिसकी वजह से बढ़ गई घरों की बहुत ज्यादा। और एक और बात उन्होंने बड़ी अच्छी कही कि इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम ज्यादा किया जाए, वहां पर फंड्स ज्यादा लगाए जाए। जब इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा तो नेचुरली घर वहां पर जल्दी आएंगे, ज्यादा आएंगे, राइट। तो बिल्डर भी वहां पर हाथ नहीं डालते जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर ही ना हो। पता चला जंगल में जाके घर बना दिया तो वहां पर टोरंटो से चला, उम्र के बाद वहां पहुंचा, ठीक। तो कम से कम इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सबवे लाइंस हो, या चलो कम्यूटिंग हो, प्रॉपर स्कूल्स हो, इंडस्ट्रीज हो। तो ये जो है इसकी वजह से वो कह रहे हैं कि ये थोड़ा जो आपने कहा कि इसके अंदर बड़ी ज्यादा एक कह लो सेंटिमेंट्स जो है बड़े डाउन है इस वक्त बिल्डर्स के जी। तो ये कुछ कारण है जी। अब आप पूछेंगे जो सरकार क्या कर रही है जी, लेकिन इससे पहले पीके जी एक कॉलर जो है वो थोड़ी वेट करे, तो अगर हम कॉलर पहले ले लें। जी 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 जी, जी। हाँ जी, तुषार जी वेलकम टू वाई मीडिया, आप ऑन एयर है, आप अनम्यूट कर सकते हैं, प्लीज गो अहेड। हेलो पीके जी। जी तुषार जी। हाँ, मेरा क्वेश्चन है कि जब प्राइस बढ़ेगी हाउस की तो टाउन हाउस की ज्यादा बढ़ेगी या डीटेच की ज्यादा बढ़ेगी? सिंपल सी बात है तुषार जी, इस बात का ध्यान रख लो। जहां पर मास है, जहां पर मास मतलब पब्लिक, जहां पर भीड़ है, वही कीमत ज्यादा बढ़ेगी। भीड़ कहां पर है? टाउन होम की तरफ। भीड़ टाउन होम की तरफ है ना सर। हर आदमी तो आज नहीं ले पा रहा ना 1.6 1.7 मिलियन का, पर हर आदमी मिलियन से नीचे नीचे ले पा रहा है। हर आदमी मतलब मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, ठीक है ना सर। तो नेचुरली जहाँ डिमांड ज्यादा है उसकी कीमत ज्यादा बढ़ने की उम्मीद है। देखो वो जमाना था हमारे सामने ही था जब 2-2 2.5 एकड़ के अंदर एस्टेट होम बनते थे। फिर वो जब अफोर्डेबिलिटी के अंदर प्रॉब्लम आई तो वो लॉट छोटे होके 200 फुट 200 बाई 300 फुट के हो गए। और ज्यादा अफोर्डेबिलिटी में प्रॉब्लम आई, वो 100 फुट बाई 100 फुट के रह गए। और दिक्कत आई 50 फुट बाई 100 फुट के रह गए। और दिक्कत आई अब 30 फुट बाई 80 फुट के रह गए। और दिक्कत आई सेमी अटैच में तो चले गए। और दिक्कत आई टाउन होम में चले गए। और दिक्कत आई टाउन होम की बजाय अर्बन टाउन होम में चले गए। और दिक्कत आई अर्बन टाउन होम से जाके अपार्टमेंट में चले गए। अब इसके बाद चांद में ही जाएंगे जी। तो मुझे जी हेलो सर जी, तो मैं टाउन हाउस में से डीटेच में जाना चाहता हूँ, तो मैं नेक्स्ट ईयर तक वेट कर सकता हूँ? वेरी गुड, ये क्वेश्चन आपका आप ही को जवाब देगा बड़ा अच्छा, क्योंकि टाउन होम की कीमतें ज्यादा बढ़नी है और आपने जब बड़े घर में जाओगे तो आपका मॉर्गेज भी ज्यादा होगी। तो यस यू शुड वेट फॉर अनदर 1 ईयर। वेरी नाइस, क्योंकि अगले साल तक इंटरेस्ट भी कम आने वाला है, इंटरेस्ट भी कम हो रहा है। आप देख लीजिए, मैंने पहले भी बोला था 4 सितंबर को 100% उम्मीद हो चुकी है इंटरेस्ट रेट कम होने की, 25 बेसिस पॉइंट। उसके बाद 23 अक्टूबर को 100% उम्मीद फिर है। 11 दिसंबर को 90% उम्मीद फिर है। 29 जनवरी 2025 को पहला ड्रॉप होगा, उसकी भी 70% उम्मीद है। तो अभी देखो बैंक ऑफ कनाडा ने भी कह दिया, अभी ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट आई, मैं भी उसको फॉलो करता रहता हूं, और वो भी यही कह रहे हैं कि प्राइम जुलाई 2025 तक ओवरनाइट रेट, ओवरनाइट नॉट प्राइम, ओवरनाइट 3% तक होने की उम्मीद है, और 2026 के मिड तक 2.75। तो इसका असर तो घर बढ़ने, कीमत बढ़ने में होगा। आपको सस्ता में मिलेगा क्योंकि आप बड़े घर में जा रहे हो, तो आपको वैसे ही रुक लेना चाहिए अभी इस वक्त, क्योंकि टाउन होम की कीमत ज्यादा बढ़ेगी। प्रोवाइडेड कंपैरिजन एप्पल टू एन एप्पल। आपका टाउन होम कितना पुराना है ये भी बताइए ना। मेरा 4 साल पुराना है। फिर तो नया है ना, पुराना बोलो ही मत ना, फिर तो नया है। फिर तो आपको रुकना ही चाहिए। ओके, ठीक है जी। या थैंक यू वेरी मच। थैंक यू थैंक यू सो मच तुषार जी। बिल्कुल, एंड पीके जी आपने एक्चुअली सही चीज बोला था कि मेरा नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन यही होने वाला था कि सरकार क्या कर रही है ना। मैं तुझे समझ गया हूँ, तू आगे से आगे बात पकड़ती है, मुझे पता है। तो सरकार क्या कर रही है, सरकार क्या कर रही है? सरकार का आपको पता ना, अभी हैलिफैक्स में क्या बोला था इसने, जाके भी अभी फ्राइडे की बात है। हैलिफैक्स में क्या बोला उन्होंने जाकर, जब उन्होंने बड़ी बड़ी बातें करी उसके ऊपर अमल करें, मैं तो कहता हूँ। और जाके उन्होंने ये कहा कि एक तो वो 56 प्रॉपर्टीज उन्होंने रिलीज की हैं, कर रहे हैं, लिस्ट कर रहे हैं मार्केट में अफोर्डेबल घर बनाने के लिए। ऑल ओवर कनाडा फेडरल गवर्नमेंट अपनी प्रॉपर्टीज डेवलप करने के लिए दे रहे हैं वो 56 प्रॉपर्टी। आज सुबह की न्यूज भी देख लीजिए, जो एयर कनाडा ने कहा है अपनी कोई प्रॉपर्टी रिलीज कर रहे हैं फॉर अफोर्डेबल होम्स, राइट। एक इन्होंने बहुत बड़ा चलाया, वो
हाउसिंग एक्सीलरेटर फंड बिलियंस ऑफ डॉलर, उसमें काम शुरू भी कर दिया उन्होंने 6-7 महीने पहले। पहला उन्होंने रिलीज किया था 37 मिलियन वहां पर लंदन ओंटारियो में, राइट। अभी पीछे आपने न्यूज सुनी होगी मिसागा में भी इन्होंने रिलीज किया एक्सीलरेटर फंड। तो ये फंड बड़ा फायदा उठाया जा रहा है, म्यूनिसिपैलिटी इसके ऊपर काम कर रही है और ये म्यूनिसिपैलिटी से और नेगोशिएट कर रहे हैं, जोनिंग के ऊपर बात कर रहे हैं कि इसको जरा इजी किया जाए। काम शुरू कर दिया, अब इंटरेस्ट रेट जो नीचे आना शुरू हुआ है इसका भी बेनिफिट शुरू हो रहा है बिल्डरों को भी, जैसे हम लोगों को हो रहा है बिल्डरों को भी हो रहा है, बोरिंग कॉस्ट उनकी कम हो रही है, ठीक है ना। और वो चेंजेस एक राइट डायरेक्शन में कह रहे हैं हम लेकर आएंगे, जैसे कि तीनों अदारे जो है सरकार के लेवल, फेडरल, प्रोविंशियल, म्यूनिसिपल, तीनों मिलके काम करें, इसके ऊपर काम किया जा रहा है, ठीक। तो ये सारी बातें हैं ना, ये सरकार की तरफ से कही जा रही है। ऊपर से अभी इंटरेस्ट तेजी से कम आ रहा है, तो देखो अभी ये क्या होता है, देर आए दुरुस्त है, इस पर आए तो सही कम से कम। जी एंड हमारे लिस्टर्स को मैं स्टूडेंट नंबर दोबारा जरूर बता दूं, 9052269109 905-226-9109 इज द स्टूडियो नंबर टू कॉल। वाई मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर एडवर्टाइज करना है 416-475-5000। वैसे पीके जी एक टेक्स्ट मैसेज आया एंड इनका नाम ईशान है एंड काफी टाइम से आपको ये लिसन कर रहे हैं। सो उनका सवाल आपके लिए, उन्होंने एक रिसेंटली राउंड टेबल डिबेट देखा था, तो एक वहां से उनका सवाल आपके लिए आ रहा है कि क्या कनाडा को जो शॉर्ट टर्म हाउसिंग्स होते हैं ना, एयरबीएनबीज हो गए वगैरह, तो शुड कनाडा कर्ब एयरबीएनबीज हाउसिंग शॉर्टेज के इस टाइम पे, क्योंकि बिकॉज ऑफ दोज हाउसिंग शॉर्टेज तो है, रेंट इंक्रीज जो है वो इम्पैक्ट हो रहा है। तो क्या कनाडा को एयरबीएनबीज कर्ब करना चाहिए? बहुत अच्छा बोल रहे हैं, कर ही नहीं सकते। बहुत अच्छा भी बात बोल दी और कर ही नहीं सकते, ये भी साथ में मैं बोल रहा हूँ जी। जब उबर आई थी ना, आपको पता ना कितने प्रोटेस्ट हुए थे, हाँ जी, टैक्सी वालों के, कैब्स के, एयरपोर्ट में हड़ताल, इधर हड़ताल, उधर कर करके थक गए। जो लाइसेंस प्लेट थी टैक्सीज की, कैब्स की, जो 1.25 लाख डॉलर की थी, 10-10, 15-15 हजार की नहीं रही, वो क्या हुआ? चेंज कर सका इसको? अब इसी प्रकार कोई एयरबीएनबी को खत्म कर पाएगा? सवाल ही नहीं उठता। मेरा अपना एग्जांपल है, मेरा एग्जांपल है, वन ऑफ माय बिल्डिंग्स जहाँ पर मेरी इन्वेस्टमेंट है, कई बिल्डिंग में है, उसमें मैं एक बिल्डिंग का एग्जांपल देता हूँ। लड़ के थक गए, मैनेजमेंट के साथ सब कुछ हो गया, अल्टीमेटली केस हार गए कोर्ट से कई साल लड़ने के बाद, और अब उसने मैनेजमेंट ने हार के अब ये कहा है कि आप एयरबीएनबी के ऊपर आप चढ़ा सकते हो, 4% ऑफ द रेवेन्यू शुड गो टू द काउंटर मैनेजमेंट। अब क्या कर लोगे आप, मुझे बताओ आप। ये कर देना चाहिए, डेमोक्रेटिक कंट्री है, कर देना चाहिए तो सब बोलेंगे, पर कर देंगे क्या, कर सकते हैं क्या? यहाँ ओपन सरकार है, डिक्टेटरशिप है नहीं, स्टे लेके आ जाएंगे। और दूसरी बात ये है कि एयरबीएनबी से होटलों को बड़ा फर्क पड़ा, होटल्स को भी बड़ा नुकसान हुआ एयरबीएनबी की वजह से, लेकिन एक नई इंडस्ट्री शुरू हो गई जी। फिर अब आप उसको देखते देखते उबर ईट्स है ना, अलग अलग जो नाम, अभी सप्लाई घरों में खाने की शुरू हो गई। अब ये एक नई आदत पड़ गई घर के अंदर, और कि घरों में खाने आ रहे हैं। मैं तो कोई किसी घर जाता हूँ, वो कहते हैं हमारे घर में तो रोज रात को खाना आता है जी। मुझे नहीं समझ आया, जब तक मैं मेरी बेगम के हाथ की मैं खाना ना खा लूं, मुझे तो तसल्ली नहीं होती। मेरे को तो बदहजमी शुरू हो जाती है, मैं तो नहीं खा सकता। तो अब ये इसको कोई नहीं रोक सकता ईशान जी, ये चेंज है दुनिया का जो आता रहेगा, और नए नए चेंज आते रहेंगे। किसी ने कभी सुना था आज से सिर्फ 20 साल पहले की एप्पल ऐसे तहलका मचा देगा? किसी ने सुना था फेसबुक ऐसे कर देगी? किसी ने सुना था ये ट्विटर शूटर, ये कुछ भी नहीं थे। मुझे याद है कि जब मैं बिजनेस जब शुरू किया, ये 51 साल पहले जी, फोन भी नहीं होते थे घरों में। सेल फोन तो मारो गोली, फोन भी नहीं होते थे, बताइए। और मान लीजिए मैं सपोज करो बस पकड़ के जनकपुरी से करोल बाग गया, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, आज तो सब ऑनलाइन चेक कर लेते हैं ना जी जी जी। वहां जाके पता चला सोमवार को तो करोल बाग बंद होता है, अच्छा, वापस आ गए, सारा दिन वहीं बर्बाद हो गया। तो मतलब आजकल तो कितनी एडवांसमेंट है, और वक्त बदलता रहता है। हमारे जमाने में जब सेलफोन आया था पहली बार, और जब पहली बार मैं अपनी गाड़ी उस जमाने में इंडिया में तो इम्पोर्टेड गाड़ी होती थी एक लंबी सी, तो वो नाम सुना होगा डैटसन,
गायब हो गया वो गाड़ी, जापानीज कार डैटसन। तो मैं वो सेल फोन नया आया मोटरोला का, और जब मैं फोन पकड़ के बाहर आया, जैसे बैटरी नहीं थी बहुत बड़ी, दोनों हाथ से पकड़ा हुआ मैंने, और उसका जो वो जो उसका एंटीना थोड़ा खींच के लंबा ऊपर किया, तो आसपास भीड़ इकट्ठी हो गई है, कोई CID का बंदा है कोई, ये हाथ फोन पे बात कर रहा है। आजकल क्या है, तो इसीलिए ईशान साहब ये गवर्नमेंट को क्या कर लेना चाहिए, ये वक्त है बदलता जा रहा है, जो मर्जी कर लो, आफ्टर ऑल डिमांड एंड सप्लाई से सब कुछ सेटल अपने आप ही हो जाएगा। जी क्या बात है। एक कॉलर भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। हाँ जी, वेलकम टू वाई मीडिया, प्लीज गो अहेड जी। हेलो सोहेल जी, नमस्कार जी। नमस्कार सर। सोहेल जी, मेरे को एक सवाल ये आया है कि जैसे अब ये तो चलो क्लियर है कि कहते हैं कि इंटरेस्ट रेट कम होता जाएगा अभी तो जो बायर है वो सोचेगा कि मेरी अफोर्डेबिलिटी बढ़ती जाएगी तो वो भी रुका रहेगा, और जो सेलर है वो सोचेगा कि अभी रेट कम होता जाएगा तो उसको भी ज्यादा पैसा मिलेगा तो वो भी रुका रहेगा। नहीं, मैं बताता हूँ सर। हाँ जी इंटरेस्ट रेट के ऊपर नहीं जाती बात, इसकी वेरिएंस के ऊपर जाती है। जैसे मान लीजिए आज आपको वेरिएंस 6.7 और आपको 3 ईयर फिक्स्ड मिल रहा है आज 4.5, तो वेरिएंस कितना हुआ 2.2 का। कल को इंटरेस्ट रेट कम आ गया तो वेरिएंस 2.2 से कम करके इन्होंने 2 कर दिया, तो इंटरेस्ट रेट तो वही हुआ ना जी जो आपको मिल रहा है, क्योंकि आज बैंक भी आपको फिक्स 3 ईयर या 5 ईयर यही सोच के दे रहे हैं ना कि उनको भी पता कि आगे इंटरेस्ट रेट क्या होने वाला है। आज वेरिएबल सबसे महंगा है। क्यों महंगा है सबसे महंगा आज? वेरिएबल इसलिए सबसे महंगा है कि अगर आप वेरिएबल ले लोगे आज तो कल को जब इंटरेस्ट रेट नीचे आएगा तो आपका भी नीचे आता जाएगा, तो आज वेरिएबल सबसे महंगा है। तो इसीलिए मेरे ख्याल से वेट करने से अच्छा है आज सस्ती मार्केट का बेनिफिट उठा लो और कल इंटरेस्ट का फायदा उठा लो। सवाल ये है कि हम कहते हैं जी हम इंटरेस्ट पूरा गिरेगा तब चलेंगे। ये तो वही शराबी वाली बात हो गई जी। शराबी ने दूध शराब पी रखी थी, वो कभी पेड़ से टकरा रहा है फिर खड़ा हो गया, फिर आगे चला, फिर दूसरे पेड़ से टकराया, फिर गिर गया, फिर खड़ा हुआ, फिर एक जगह जाके बैठ गया, फिर अपने आप कहता है यार भीड़ बहुत होगी, जरा भीड़ निकल जाएगी बाद में मैं चलूंगा। भीड़ तो आई नहीं, तूने शराब पी रखी है, तुझे पता ही नहीं। तो सवाल ये है कि आज जब आप कल इंटरेस्ट रेट कम होने के बाद मार्केट में जाओगे तो प्रॉपर्टी महंगी हो चुकी होगी, तो एक बेनिफिट हुआ, दूसरा कहाँ हुआ सर? आज अगर दोनों फैक्ट लेने तो आज बेस्ट इंसेंटिव्स है रीसेल के अंदर, बेस्ट इंसेंटिव्स है प्री कंस्ट्रक्शन के अंदर, बेस्ट इंसेंटिव्स है मेरे ख्याल से नेगोशिएशन के अंदर। तो मेरे को होता है दिस इज द राइट टाइम। हाँ जी, अभी तो वैसे इन्वेंट्री भी काफी है, लेकिन अच्छा जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट कम होता जाएगा सबरोल साहब तो ये वेरिएंस भी कम करते जाते हैं वो डिफरेंस। बिल्कुल देखो जब इनको पता चल गया कि अब आके हमारा इंटरेस्ट प्राइम 4.75 में रुक गया मान लीजिए, हाँ जी, तो आपको जो वेरिएंस क्या 2.2 नीचे करेंगे, फिर क्या 2.25% आपको देंगे पैसा? नहीं, 0.4, 0.3, 0.5 माइनस मैक्सिमम, बात वही की वही आ जाती है। तो नेचुरली ऐसा भी टाइम आता है। देखिए अभी वेरिएबल 6 से नीचे चला गया था, आज वेरिएबल 6 से ऊपर चला गया। पहले नीचे चला गया था, ऊपर इसलिए चला गया, अब लेंडर को पता चल गया ओ माय गॉड ये तो 6 बार और नीचे कम होना है। अगर हमने आज इनको 6 से नीचे दे दिया, 6 बार नीचे को तो 4.5% रह जाएगा, वेरिएबल का इन्होंने बढ़ा दिया। उन्होंने अभी भी ऑलरेडी चेंज कर दिया उसका वेरिएंस चेंज कर दिया उन्होंने अभी से। हाँ बिल्कुल कर दिया, वेरिएबल रोज चेंज हो रहा है। कहाँ 3 ईयर फिक्स्ड 5.1 में मिल रहा था, फिर 5 में मिला, फिर 4.95, आज 4.5 में आ चुका है। ठीक है ना, ये वेरिएंस पे डिपेंड करता है आपका इंटरेस्ट, ना कि प्राइम का तो असर होगा, प्राइम का ही इफेक्ट होना है ना, प्लस फ्यूचर प्रेडिक्शंस का होता है सर। ठीक है सर। हाँ तो मतलब वेरिएंस से वो एडजस्ट कर देते हैं अभी भी। हाँ वेरिएंस से एडजस्ट होता है, नेगोशिएशन होती है बकायदा। अगर आप कहते हैं बैंक ने कह दिया, वो खुदा है क्या भगवान है क्या, वो उन्होंने कर दिया, अब नेगोशिएट करो ना जाके। अब जैसे हमारे को, मैं अभी सुबह किसी प्रोग्राम में शायद वाई मीडिया में बात कर रहा था मैं कि जैसे इंटरेस्ट रेट कम होना शुरू हुआ, मेरे स्कॉटिया बैंक से फोन आ गया, मेरी वो जो असिस्ट करती है प्राइवेट बैंकिंग है मेरी, तो नेचुरली उन्होंने एक एम्प्लॉय दिया होता है, तो उसका फोन आ गया पीके जी आपका बहुत जबरदस्त, हम इसको 3 ईयर फिक्स कर दें, आपको बड़ा जबरदस्त हम इंटरेस्ट दे रहे हैं। मैं कहा तू गलत बंदे से बात कर रही है। 1.5 साल तक तो मैं हाई इंटरेस्ट रेट देता रहा कि वेरिएबल नीचे आएगा, और जब वेरिएबल नीचे आ रहा था तो मुझे कह रही है, क्योंकि मैंने जो लिया हुआ था प्राइम -1.2 लिया हुआ था, तो मेरे को तो अभी भी बहुत सस्ता पड़ रहा है, क्योंकि आजकल वेरिएबल जो है प्राइम -0.3 प्राइम
0.4 के आसपास चल रहा है, तब हमने लिया हुआ था 1.2, और हमारा इंटरेस्ट रेट एक टाइम ऐसा आया था जब सिर्फ 0.25 मेरा इंटरेस्ट रेट था, 0.25, मैं फ्री में पैसा लेके बैठा था। तो बढ़ते 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 मेरा 5.5 तक हो गया, क्योंकि 1.2 माइनस हो गया ना जी। तो अब जब मेरे को कमाने का टाइम आया तो तू मुझे कह रही है फिक्स करने बड़ा फायदा हो रहा है। मैं कहा मुझे मत सिखा, बहुत दुनिया बड़ी है तेरे को सिखाने के लिए, कहीं और फोन कर ले, है मुझे पता क्या करना है। तो इसलिए लोगों को अब जब ऑफर आती है बैंक से, मैं तो जब बैंक से मेरे को कॉल आती है तो मैं उसका रिवर्स करता हूँ, उसको उल्टा करता हूँ, क्योंकि बैंक अपने फायदे के लिए कॉल कर रहा है आपको। हाँ जी, हाँ जी, ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो सारा जी पीके जी, एक आई थिंक कुछ सवाल जरूर थे हमारे लिसनर्स के, तो एक अगर हम क्वेश्चन ले ले हमारे, हाँ जी, एक इनका नाम श्रुति है। इन्होंने एक आर्टिकल पढ़ा था जिसमें लिखा था कि बेसिकली 40% ऑफ फर्स्ट टाइम होम बायर्स जो है अंडर 30 वो होम ओनरशिप को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं। वो आपको पूछना चाहते हैं, हाँ जी, तो वो आपसे पूछना चाहते हैं कि भाई इंस्टेड ऑफ मैरिज एंड ट्रैवल, इन सब माइलस्टोन को हटा के जब हम होम बायर्स जो है वो होम ओनरशिप को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं डिस्पाइट दिस चैलेंजिंग हाउसिंग मार्केट, सो व्हाट डू यू थिंक आर द रीजंस कि इसको वो ड्राइव कर रही है? में बड़ा क्लियर लिखा हुआ था वो आर्टिकल जो पढ़ा इन्होंने, बहुत वो मैंने भी पढ़ा। और देखो प्रायोरिटी घर को दी जा रही है। एक तो ये जमाना इतना खुल गया है, हमारे जमाने में क्या होता था कि घूंघट उठाने से ही बात बन जाती थी। वो घूंघट उठाया, दिन सुधर गया, और लड़की ने लड़के को देखा। आज घूंघट, आज सब कुछ खुला हुआ है, वो प्रायोरिटी खत्म हो गई शादी की, राइट? वो बात ही नहीं रही अब जो एक्साइटमेंट थी शादी की, और वो शादी सौदा हो चुका है मेरे हिसाब से आज। सौदा पहले होता था हाउ कैन आई सर्व यू, और मे आई, कैन आई डू समथिंग फॉर यू। आज क्या हो गया, हाउ कैन यू डू समथिंग फॉर मी, आई माई मी रह गया आज। तो नेचुरली वो प्रायोरिटी बदल के यहाँ से, क्योंकि सब कुछ वैसे ही मिल जाता है, शादी के बगैर ही सारी ऐसी घूमना फिरना ये वो सब, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, ये तो छापे में तो कहता हूँ शुरू हो गए। तो एक भी नहीं, दो भी नहीं, तीन चार बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड शुरू हो गए। तो कल उसके साथ, परसों उसके साथ, उसके बाद, तो ये जब कहानी शुरू हुई तो नेचुरली शादी की प्रायोरिटी कम हो गई और ये घरों की तरफ चले गए। लेकिन वो एक गलत फहमी में चले गए कि सिंगल मिलेनियन, सिंगल यंग बच्चा घर कैसे ले पाएगा। अगर वो शादी कर ले तो 2 इनकम हो जाती है, तब लेना आसान हो जाएगा। पर वो शादी की जिम्मेवारियों में पड़ना ही नहीं चाहते। दे वांट टू बी इंडिपेंडेंट, आई माई मी, आई माई मी। मेरे सामने ही कई ऐसे मैंने लड़कियां देखी हैं जो 2-2, 3-3 बार डिवोर्स, शादी करती हैं, 2 साल बाद, 1 साल बाद फिर डिवोर्स। इसके ये वो दूसरों के अंदर वो महाराणा प्रताप ढूंढ रही हैं जी। और खुद सूर्पनखा भी नहीं है। पता नहीं, बात करते करते मेरे मुंह में से नाम आ जाते हैं अचानक, आई डोंट नो, हैं? माफ करिएगा सायरा बानू जी। उसको दूसरे महाराणा प्रताप चाहिए और खुद सूर्पनखा भी नहीं है। मतलब बड़ी अजीब सी बात है कि उसको लड़की तो मुमताज महल चाहिए और खुद टेढ़ा मेढ़ा सड़क के किनारे लूला लंगड़ा बैठा हुआ है, और मुझे चाहिए मुमताज महल। मतलब समझ ही नहीं आती, तुम अपने आप को ऐसे ओवर एस्टिमेट कैसे कर लेते हो यार। मुझे समझ नहीं आती ये जमाना क्या हो गया, कैसी कहानी हो गई है कि अब सरे एक प्रोग्राम में आ भी थी शायद, उस प्रोग्राम में कि वो बड़ा घर किस लिए लेना है, क्योंकि मैंने अपनी लड़की की शादी करनी है या लड़के की शादी करनी है तो बड़ा घर चाहिए। अरे भाई, लड़के की क्वालिफिकेशन क्या है वो देखो, उसमें जोर डालो ना आप कि बड़ा घर लेना है। मेरे पास एग्जांपल आया, मिलने आए कि नहीं अब हमने बच्चों की शादी करनी है, बड़ा घर चाहिए। अरे बच्चे क्वालिफाइड हैं, अगर बच्चे क्वालिफाइड हैं तो बड़े घर की जरूरत ही नहीं है। उनकी क्वालिफिकेशन के ऊपर उनकी शादी होगी। और अगर बच्चे पढ़े लिखे नहीं है और कमा ही नहीं रहे तो शादी की शुरुआत ही धोखे से हो रही है। शादी की शुरुआत ही धोखे से हो रही है, बड़ा घर दिखा के शादी करी जा रही है, बाद में लड़की ने भूखा बनना है। एक लड़की वाला लड़के को तब पसंद करेगा, या एक लड़की लड़के को, आजकल के जमाना मॉडर्न, पेरेंट्स बीच से बाहर निकल गए, एक लड़की उस लड़के को पसंद करेगी जो हैंडसम से ज्यादा जरूरी है, अच्छा कमाता हो, अच्छी उसके बाद एजुकेशन हो। और पता चले लड़का बहुत हैंडसम है, बड़ा सा पेरेंट्स से कर्जे लेके मकान ले लिया, बाहर 2 गाड़ियां खड़ी कर दी, और लड़का कमाता क्या, कुछ नहीं। गलत फहमी है ये नहीं है। तो ये बहुत
वो जो जिसका भी मैसेज आया श्रुति का आया, आपने कहा ना श्रुति का आया, राइट? तो ये सोच विचारधारा ही बदल गई। ये मैं अक्सर कहता हूँ, सुबह के प्रोग्राम में शायद यही क्वेश्चन उठा था कि एक एज होती है हर चीज की। 20-22 साल की लड़की बहुत चॉइसेस है शादी के लिए, जैसे ही वो 27-28 की होती है चॉइसेस कम हो जाती हैं। वो पहले महाराणा प्रताप मांग रही होती है, उसके बाद नहीं मिलता तो धीरे 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 चलो मैं और नाम नहीं लेता, फिर अलग अलग कम्युनिटी नाराज हो जाएगी। तो फिर 27-28 तक जाने के बाद उसकी वो महाराणा हट जाता है, प्रताप रह जाता है। तो जी फिर उसके बाद वो 30-35 की होती है, प्रताप से हट के फिर आप रह जाता है। आप आ जाओ, आप आ जाओ, आप आ जाओ, आप आ जाओ। वो सारी उसकी ये तुक्काबंदी अच्छी बन रही है, क्या ख्याल है? बहुत सही बन रही है पीके जी, बिल्कुल। हाँ जी, महाराणा प्रताप से पहले महाराणा हटा, फिर प्रताप से फिर आप रह गया, आपके बाद चल तू ही आजा, आप भी गया यार। मतलब 40 के बाद फिर मिलना ही मुश्किल जी। तो ये क्यों इसी वेट करते हैं? मुझे ये आजकल का कल्चर समझ नहीं आया, आउटडेटेड हो गए हम लोग जी। आउटडेटेड हो गए जी। वेरी नाइस। चलो जी फिर किया जाए कंक्लूड? बिल्कुल, एंड टिप के साथ पीके जी। ओह अच्छा, टिप वाली बात। तो एक काम किया करो, मेरे को जब प्रोग्राम शुरू करते हैं ना जी, तो उसी वक्त टिप के बारे में बोल दिया करो, तो मैं थोड़ा सा याद कर लिया करूँ कोई ना कोई टिप बताने के लिए। लेकिन नहीं, ऐसी बात नहीं है, कोई ना कोई तो अभी बात करते करते आ ही जाएगी दिमाग में जी। ओके, सो क्या टिप ली जाए? पिछली बार मैंने क्या बोली थी? आई थिंक एक बार आपने ड्रेन का भी कहा था, उसके बाद मतलब अगर ड्रेन जो क्लॉग्ड इन है उसको कैसे ठीक किया जाए। वॉशरूम का आपने कहा था, टॉयलेट अगर पॉट उसको कैसे क्लीन किया जाए। आपने ये भी था अगर मॉथ्स आ जाते हैं उनको कैसे हटाया जाता है जी। तो अच्छा, एक टिप और भी है, जो आप आयरन करते हैं, जो प्रेस करते हैं कपड़े आयरन जी, हमने देखा उसके अंदर जो है मिनरल डिपॉजिट हो जाता है। और कई बार जब आप प्रेस करते हैं, मान लो स्पेशल जो काली ड्रेस है, जब उसको आयरन करते हैं तो उसको व्हाइट सा आ जाता है थोड़ा सा, दैट इज मिनरल, राइट? तो मेरा ख्याल है कि आपको 2-4 बार यूज करने के बाद विनेगर जो है वो उसके अंदर डाल के, मशीन के अंदर अपनी आयरन के अंदर एक बार डाल के विनेगर से साफ करके दोबारा क्लीन वाटर डाल के साफ करोगे तो वो मिनरल डिपॉजिट जो है वो क्लियर हो जाएगा। अच्छा जी, विनेगर इज ए वेरी गुड सोर्स। और आई थिंक काफी है ये टिप की, और भी बोला जाए? नहीं बिल्कुल ऑल गुड पीके जी। एंड बिफोर गोइंग पीके जी, अगर कुछ आपको प्रोजेक्ट्स हाईलाइट कर दे, एक बार नंबर जो है आप जरूर हाईलाइट कर दें प्लीज जी। तो जैसे मैंने कहा प्रोजेक्ट बहुत हैं, 400 से ज्यादा प्रोजेक्ट हैं इस वक्त हमारे जीटीए में। एक से एक अच्छे प्रोजेक्ट हैं, एक से एक बेकार प्रोजेक्ट हैं। सॉरी, एक से एक बेकार प्रोजेक्ट है? हाँ, एक से एक बेकार प्रोजेक्ट भी है, बुद्धू बनाने वाले। अच्छा जी। हाँ, तो इसीलिए एक से एक अच्छे प्रोजेक्ट भी हैं। क्या बात है। तो आपको उसके लिए मिलना होगा, मेरा नंबर मैं दे देता हूँ, मेरे से टेक्स्ट मैसेज डालिए, अपॉइंटमेंट बनाइए। आपको मैं प्रूव कर दूंगा कौन सा प्रोजेक्ट क्या आपको सूट नहीं करता, कौन सा सूट करता है, आई विल प्रूव इट। सो मेरा नंबर है 647-299-4757, 647-299-4757 प्लस रीसेल का हमारा पूरा डिपार्टमेंट है। अगर आप रीसेल में इंटरेस्टेड हैं तो उसके लिए भी हमें कांटेक्ट करिए, हम आपको पूरा गाइड करेंगे प्रॉपरली। 647-299-4757। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच पीके जी। एंड हमारे सारे पैरालंपिक्स की जो अभी कवरेज भी हो रही है उसके आप मेन स्पॉन्सर भी है बिग शॉट के। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट कंटिन्यूड सपोर्ट। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर सर। रियल एस्टेट का कोई सवाल, पीके सवाल जी जुड़े हुए थे हमारे साथ, ढेर सारी डिस्कशन हुई। भाई पता है पीके जी के साथ सिर्फ रियल एस्टेट की बातें नहीं होती, जिंदगी की भी ऐसी बातें हो जाती है, लाइफ की ऐसी बातें हो जाती है कि भाई टाइम यूं चला जाता है। बट स्टूडियो नंबर नोट कर लीजिए 9522699109 905-226-9109। इतने बातों के बाद एक गाना तो भाई प्ले करना बनता ही बनता है। सो एक गाना आपके लिए अमेजिंग सा ब्यूटीफुल सा प्ले कर देते हैं, उसके बाद कुछ बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। सुनते रहिए रेडियो वाई साउथ एशियन पल्स ड्राइव टाइम चल रहा है, ब्रॉट टू यू बाय वाई मीडिया। वाई मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पे एडवर्टाइज करने के लिए 416 475 5000 416 475 5000।